ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो स्वयं प्राण के रूप में उपस्थित है और प्राणी जितने भी हैं वो सब उनका जीवन एक का एकमात्र आधार जो है वो आदि शक्ति माँ गायत्री की बिजली रूपी वो सत्ता जो आँखों से नहीं दिखाई देती, ऐसी ऊर्जा का पुंज किसी भी भौतिक जीव शरीर में प्रवेश करता है, वो प्राण है। और प्राण किसी भी जीव शरीर में जो प्राण जा रहे हैं वो प्राणों में कोई अंतर नहीं है। प्राण की बिजली एक ही प्रकार की है। आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण एक ही प्रकार का प्राण है और संपूर्ण प्राणियों में जो प्राण हैं वो एक ही प्राण हैं। और सभी जीव के जो भौतिक शरीर बने हैं ये सबके शरीर अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश 5 तत्वों से मिलके यहाँ जो भी आपको पूरे ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है वो सब केवल 5 तत्वों से मिलके बने हैं। तो कहने का मतलब चींटी तोता हाथी कबूतर शेर बंदर मोर बकरी मधुमक्खी ये सारे के सारे जो शरीर जीवों के बने हैं, इन सब का शरीर जो बना है वो इन 5 तत्वों से बना है। एक ये समानता सभी में है। सभी जीवों के शरीर उन्हीं पदार्थों से बने हैं जिन पदार्थों से मानव शरीर बना है। तो एक समानता मानवों में भी और सभी जीवों में भी ये समानता है कि सबका शरीर का जो घटक है बनाने वाला वो सेम है। दूसरी बात जितने भी ये भौतिक जीव शरीर आपको दिखाई देते हैं, चाहे वो मानव है चाहे वो चिड़िया हाथी कोई भी जीव है, उनके शरीर के अंदर कोई ऐसा अंग नहीं है, कोई ऐसा अंग प्रत्यंग किसी भी जीव शरीर में नहीं है जो बाहर से प्राणों को अंदर खींचेगा। प्राण चारों तरफ लहला रहे हैं लेकिन जो प्राणों को अंदर धारण करेगा वो जीवित रहेगा और जो प्राणों को अंदर नहीं खींच पाएगा वो मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। सभी जीवों के साथ समान क्रिया है। अब जब किसी भी जीव शरीर के अंदर कोई भी अंग ऐसा नहीं पाया जा रहा है कि जो बाहर के प्राणों को अंदर खींच के उनको अपने अंदर धारण करके और उसका उपयोग कर ले, ये यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी बात कि जितने भी भौतिक जीव शरीर हैं जो प्राणों को रिसीव करते हैं, वो रिसेप्टर जो है, वो रिसीवर जो है, वो सभी में एक समान है। वो चिड़िया तोते हाथी कबूतर शेर बंदर मोर बकरी मानव में जो प्राणों को रिसीवर है, रिसीव करने वाला है, वो सब में एक ही है। चिड़िया तोते मानव में प्राणों को अंदर खींच के जो जीवन चल रहा है, ये जीवन कोई खींचने वाला एक रिसीवर है, सब में एक ही है। तो ये बात हमारे अरबों साल पहले जब धरती पर मानव और अन्य जीवन यहाँ पर आए हैं तो वैदिक सूत्र जो स्वयं परमात्मा की वाणी है वो उन सूत्रों को आज भी आप सब लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। हम जो मुंह से बोल रहे हैं, जो शब्द ध्वनियाँ निकल रही हैं, इन ध्वनियों के जो कंपन निकल रहे हैं
ये मुंह से निकलने के बाद पूरे आसमान में तैरते रहते हैं। ये जो बोला गया किसी का भी शब्द है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो सबके जो शब्द बोले गए हैं वो पूरे ब्रह्मांड में तैर रहे हैं। और जो वेद पे जो बात आती है, तो वेद ईश्वर की वाणी जो थी वो जब धरती के पहले मानव आए धरती पर, उन लोगों को इस बात का भली भांति ज्ञान था। वो अपने आप में ईश्वर का विशेष अवतार और अंश लेकर आए थे। तो मानव जो धरती पर पहली बार आए हैं, यहाँ उनके आगमन में ही गफलत कर दी है सारी दुनिया को। इन 2-2.5 सालों में इस पश्चिम जगत ने सारी दुनिया का ब्रेन वॉश करके और सारी दुनिया को ये समझाने में कामयाब हुए ये लोग कि मानव का जन्म मछली बंदर से होते हुए और ऑटोमेटिक इंसान में कन्वर्जन हो गया और एक साथ बहुत सारे मानव धरती पर बन पड़े। ये 2.5 साल के ये पश्चिमी सभ्यता वाले, ये विज्ञान जगत वाले, ये डार्विनवाद वाले, चार्ल्सवाद वाले, इन लोगों ने 2.5 साल से पहले के जीवनों को यहाँ पर बिल्कुल नकार दिया है। तो लेकिन जो यहाँ पर सत्य है, उसको सत्य को कितने दिन तक छुपा सकते थे ये लोग, इनके बस की छुपाना नहीं था। तो अब स्वयं नासा ने जो भगवान श्री राम का आज से 5 से 7 हज़ार वर्ष पूर्व श्री राम सेतु जो पुल बनाया गया था, वो पुल आज भी पानी के नीचे विद्यमान है और नासा ने उसका चित्र जारी किया है। एग्जैक्ट वही लोकेशन है, वही जगह है, वहीं से वो जा रहा है जो हमारे हज़ारों साल से यहाँ रामायणों में सुनाया जा रहा है। अब इनका ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारी दुनिया को फिर अपने कंट्रोल में करके बैठ गए हैं ये लोग। तो आर्टिफिशियल जो इनका है वो कुछ भी नहीं है, बस केवल इतना सा है कि जितने धरती पर इन 500-700 साल में जो भी मानव बोले हैं, जो भी मानव किसी प्लेटफॉर्म पे बोले हैं, तो जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इन पे जो जिसने बोलते गए, चलते गए, फ़ोटो लोड करते गए, जो भी सभी मानवों ने जो किया, उन्होंने वो सारा एक कमरे में बंद कर दिया। अब एक ऐसी मशीन लगा दी कि उस जो बाहर हमें प्रश्न पूछेंगे और उस कमरे में जितना भी कुछ अड़ंगा भरा हुआ है उनमें से छांट के आपको वो जवाब दे देगा। तो ये ग्रोक आज ये कह रहा है कि मछली बंदर से होते हुए इंसान बने, और ग्रोक कह रहा है कि मानव का जो अस्तित्व है वो मछली बंदर से होते हुए इंसान में कन्वर्जन हुआ है। बहुत सारे मानव बने हैं और बाकी जीवनों को वो नकारता है। तो यहाँ आज ये जो 7,000 वर्ष पूर्व जो भगवान श्री राम का पुल बना है, तो अब मानवों का ध्यान 7,000 वर्ष पूर्व के मानवों पर गया है। अब यहाँ पर जो 7,000 साल पूर्व के मानवों के द्वारा यहाँ भारत भूमि में इनका इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, ये सारी की सारी चीज़ें इन लोगों ने जो भी बोला है वही उस कमरे में है और उस कमरे में से निकाल के सारी दुनिया को दे रहे हैं, तो भ्रमित कर रहे हैं। ये इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लोगों को गुमराह, भ्रमित करके और उन पर एक प्रकार का शोषण आधिपत्य के रूप में ये इनकी चालबाजी आई है। तो यहाँ आज ये स्पष्ट भी हो रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है और ये सबसे प्राचीन सभ्यता हमारी भारत भूमि में यहाँ बसी है। धरती का पहला मानव भारत में जन्मा है और हमारे पास वेदों में सब गणनाएं हैं, बहुत सारी गणनाएं हैं और धरती के प्रथम दिन से गणनाएं हैं। और इन लोगों ने इन 2,500 साल में मानव वर्सेस मानव का पैटर्न चलाकर मानव को ही मानव के अगेंस्ट जीवन का आधार तैयार किया है और सारी दुनिया एक दूसरे से स्वार्थवश, एक दूसरे से लोभवश, एक दूसरे से ईर्ष्यावश, एक दूसरे से अधिकार दूसरे का हनन करने के लिए यहाँ पर 2,500 सालों के मानवीय जीवन को पश्चिमी सभ्यता ने ये जो बताया, मानव जंगलों में घूमते थे,
वो नंगे रहते थे, जानवर खाते थे भारत के लोग। और ये लोग हमें बाद में कुछ लोग आए थे कि आर्य बाहर से आए, पता नहीं कितनी कितनी बातें यहाँ पर दुनिया ने बरगलाया गया है। लेकिन मैं आज आप सब लोगों को परम पूज्य गुरुदेव की जो लिखे हुए साहित्य के जो मैंने अध्ययन किया, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो जा रही है कि धरती पर पहला मानव मनु आया है, जो सतयुग में आया है। मानव की किसी तरह की मानव से कोई भी अपोजिटनेस नहीं थी। क्यों? क्योंकि परमात्म सत्ता ने जो प्रथम मानव आए, प्रथम मानवों ने जो वैदिक सूत्रों को पकड़ा है, तो उनमें सबसे प्रथम सूत्र ही यही है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार धरती पर चाहे वो चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, बकरी, मधुमक्खी, चींटियाँ, वो चाहे कोई भी है, लेकिन उन सब में एक ही रिसीवर है, एक ही आत्मा है। तो ये बात हमें बहुत पहले ही बता दी गई थी, लेकिन ये मध्यकाल की गफलतें और हमारे ही लोगों के द्वारा हमारे ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की व्याख्याओं में त्रुटि और ब्रह्मचर्यग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास की अवस्थाओं को छिन्न भिन्न किया गया। और मानव जीवन को मानव चूँकि स्वयं उसका परिचय एक आत्मा है, तो आत्मा को यहाँ धरती पर जीने के लिए किस तरह का वातावरण देना था, वो वातावरण यहाँ हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव आर्यों के द्वारा दिया गया है। और धरती पर आर्य भारत में ही जन्मे हैं, भारत से मानव जाति की शुरुआत हुई है। और सारे संसार में ये प्रारंभ काल में मानव का मानव से सतयुग में कोई द्वंद्व नहीं था। सतयुग के बाद में बहुत लंबा काल गया है, उस काल में अब जो आर्य इसलिए कहते थे, जाति नहीं है, आर्य इसलिए कहते थे प्रथम मानवों को, क्योंकि उन्होंने वेदवाणियों को पकड़कर और उन वेदवाणियों के अनुसार यहाँ प्रयोग परीक्षण करने प्रारंभ कर दिए। और हमारे उन प्रथम मानव आर्यों ने संपूर्ण ब्रह्मांड से संपर्क सूत्र स्थापित करके सारी प्रकार की गणनाएं, सारा ज्ञान विज्ञान सब कुछ सूत्र रूप में, वेद के रूप में यहाँ छोड़ दिया गया था। और हमारे प्रथम मानव उन आर्यों ने उन सूत्रों को पकड़ा और वैसी जीवन पद्धति का मानवों को तोहफा दिया। और ये बहुत लंबा काल था जिसमें मानव की मानव से किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्व, बैर, कोई विभेद, विभाजन मानवों के अंदर नहीं था। ये आया कहाँ से, शुरू कहाँ से आया, ये राजनीति कहाँ से आई दुनिया में? जब कुछ था ही नहीं तो फिर ये सारी राजनीति भी देन सारी दुनिया को आर्यों ने राजनीति दी। और जब आर्यों ने राजनीति क्यों दी? क्योंकि आर्य जो थे वो श्रेष्ठ जीवन पद्धति से अपना जीवन जी रहे थे, प्रयोग परीक्षण करते हुए, आध्यात्मिक परीक्षण करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ अपने संपर्क सूत्र स्थापित करने में लगे हुए थे वो लोग। और बाद में समय बीतने के बाद उन आर्यों में से ही कुछ लोगों ने तामसिक और राजसिक आहार ग्रहण करना प्रारंभ किया, और फलतः परिणाम ये निकला, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो जैसा खाएगा अन्न, राजसिक और तामसिक अन्न ग्रहण करने से वैसा ही शरीर में रस बना, वैसा ही रक्त बना, और वैसे ही ब्रेन में वो केमिकल्स गए, और आदमी का दिमाग जो उच्च स्तर पे अवस्थित था वो नीचे की तरफ आकर और अपने आप को देखकर और अपने आप को एक भौतिक जीव शरीर समझने लग गए, और वो आर्य पद्धति को उन्होंने फॉलो नहीं किया। तो आर्यों ने उन लोगों को देश निकाला दिया। आर्यव्रत क्षेत्र बहुत विस्तारित था, पूरा दुनिया में एक ही मानव थे, एक ही देश था सारी दुनिया का, कोई अलग अलग देश नहीं थे दुनिया में, एक ही था आर्य भूमि। ये आर्य भूमि सारी धरती पर आर्य भूमि ही थी, क्योंकि बाद में जो आर्यों ने यज्ञ पद्धति को छोड़ा तो आर्यों के द्वारा उनको देश निकाला दिया, और वो लोग ऑस्ट्रेलिया में, आंध्रालय बोला जाता था, वहाँ पर जाकर बसे, पाताल लोकमर में गए तो वहाँ आज अमेरिका बसा पड़ा है। और सारी दुनिया में आज पुरातत्व वेदों के द्वारा
आज जितनी भी खुदाइयाँ हो रही हैं सारी दुनिया में हजारों हजार साल पुरानी, वहाँ से हिंदू संस्कृति की चिन्ह, हमारे पूजा पद्धति के चिन्ह, हमारे देवी देवताओं के मूर्तियाँ वहाँ सारी दुनिया में, जो देश अभी 200 साल में बसे हैं, लेकिन वहाँ उन देशों के अंदर खुदाई में हजारों साल पहले की हमारी सनातन भारत की वो सारी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। अभी आप 5 से 7 हज़ार वर्ष पूर्व गए हैं, इससे आगे पूर्व लाखों करोड़ों अरबों वर्षों पूर्व से ये सिलसिला चला आ रहा है। धरती पर राजनीति का प्रारंभ करना पड़ा, उसका कारण जो हमने जिनको देश निकाला दिया उनको हमने अनार्य कहा या असुर कहा। अब वो चले गए वहाँ पर, अपनी पूजा पद्धति को भूल गए, दूसरे प्रकार के टंट घंट करने लगे, वहाँ पर जाकर लोग रहने लगे और इस तरीके से आर्यों में से ही गए हुए वो लोग सारे संसार के मानव हैं। अब वो अनार्य लोग, असुर लोग, उनका क्योंकि उनको देश निकाला दिया था, तो क्रोधवश बदलेवश वो लोग आर्यों पे आक्रमण करते थे और आर्य जो अपने विज्ञान विधान में शोध में लगे रहते थे, उनको वहाँ पर वो मार काट मचाने लगे, उनको तलवार भालों से मारने लगे। तो वो लोगों का सारा जीवन भी खराब हुआ, समय भी खराब हुआ और जनहानि, अपार जनहानि होने लगी। तब आर्यों के द्वारा बैठकर और ये चिंतन किया गया कि इससे पहले आर्य जाति करती क्या थी। आर्य जाति एक झाड़ू लगाता था, एक बच्चों को पढ़ाता था, एक भोजन का प्रबंध करता था, एक साफ़ सफाई करता था, लेकिन वो सारे काम अपने अपने करते थे। लेकिन रात को सोने के बाद जब सुबह उठते थे तो एक ही यज्ञशाला में सारे के सारे बैठ के और यज्ञ करके जाते थे। ये आर्यों का जीवन था। अब अनार्य लोग जब आक्रमण करने लगे तो आर्य लोग बैठे और उन्होंने चिंतन किया और उन्होंने फिर ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये 4 नाम दिए गए। ये 4 नाम उन्हीं लोगों को दिए गए कि डिवाइडेशन, जो हट्टा कट्टा है वो सेना में जाएगा, जो बुद्धिमान है वो शिक्षक बनेगा, जो चतुर है वो दूसरों के भोजन पानी की व्यवस्था करेगा, आहार विहार की व्यवस्था करेगा और एक साफ़ सफाई करेगा। तो इस तरीके से ये निरूपण था, लेकिन जातियाँ कोई नहीं थी, यज्ञशाला एक ही यज्ञशाला थी। अब आर्यों ने धरती पे पहली राजनीति प्रस्तुत की और धरती के पहले मानव और पहले राजा धरती के मनु को बनाया गया और मनु महाराज ने अपना पहला राज की नीति घोषित की मनुवाद के रूप में। और ये आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्र के द्वारा ही ये चलायमान मानव जीवन वहाँ इस प्रकार था। तो अब असुरों ने जब युद्ध चल पड़े और ये कहानी प्रारंभ हुई और आज चलते चलते वो गोरे हो गए, वो काले हो गए, वो पूरब हो गया, वो पश्चिम हो गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध यहूदी हो गए। ये एक ही देश में अमीर गरीब हो गए, मालिक नौकर बन गए, मानवों को गुलाम बना के आज़ादी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। धरती पर मानव स्वयं आत्मत सर्वभूतेषु के अनुसार एक यात्री की हैसियत से सारे जीव आए हैं, तो किसी को भी धरती को खरीदने बेचने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर मानवों को धरती को खरीद कर उस पर एक मकान बनाना ये मानव का उद्देश्य नहीं है। ये उद्देश्य इस पूंजीवाद ने दिया है जो पश्चिम की ओर से आया है और इसका समापन हुआ है वो भी युग परिवर्तन के अंतर्गत हुआ है, क्योंकि स्वयं महाकाल के हाथ में युग परिवर्तन की निर्देशन है। उनके निर्देशन में ही एक महत्वपूर्ण कार्य जो इस संसार को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली ये राजनीति, इस राजनीति को लोगों ने मनुवाद का बाद में जब जातियाँ हमारी लोगों में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, इस प्रकार की पद्धतियाँ प्रचलित हुई और
यहाँ मानव वर्सेस मानव में छोट बढ़ाई हमारे ही द्वारा की गई। फलतः लंबे काल तक शोषण चला मानवों का और लंबे काल तक संघर्ष होते रहे और उसके पश्चात हमारे 2000 साल तक हमारे देश पर हमें गुलाम बना के रखा और फिर एक कागज़ के टुकड़े पे 1947 पे कुछ लिख के दे दिया और यहाँ से चले गए। लेकिन वो चले गए, लेकिन उनका पूरा का पूरा सिस्टम, एजुकेशन, पहनावा, खान पान हमारे देश की संस्कृति को तार तार कर दिया और आज सारी दुनिया में व्यभिचार, नशा, एक दूसरे से युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं और महायुद्ध 2 लड़े जा चुके हैं। अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की तैयारी पे बैठी हुई ये दुनिया है। ऐसे समय में जब आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को पुनः सिद्ध करना था तो परम पूज्य गुरुदेव ने ये सूत्र अपने प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो अखिल भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, उन लोगों ने आर्य लोगों ने, मनुवाद ने पहली राजनीति प्रस्तुत करी। उसके बाद में यहाँ साम्राज्यवाद आया, मार्क्सवाद आया, लेनिनवाद आया, पूंजीवाद आया, आर्थिक उदारीकरणवाद आया, नाजीवाद आया, इस्लामवाद आया, ईसाईवाद आया, आतंकवाद आया, भोगवाद आया। इतने सारे ये जो वाद बदले गए हैं, इनमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, बस पैसों के बंटवारे के ऊपर लड़ते रहे हैं ये सारी दुनिया में लोग, धन आधारित जीवन पद्धति को अपनाकर, और धन आधारित लड़ाइयाँ यहाँ जारी हैं। आज मैं आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने विश्व राजनीति को एक नए सिरे से पुनः निर्देशित किया है और धरती पे ये जितने भी अमीर गरीब मालिक नौकर के विभाजन और विभेद है, ये विकसित अति विकसित अविकसित अल्प विकसितता के विभेद है, और सारे संसार में जितने भी युद्ध शोषण वध हत्याएं हो रही हैं, इन सब का समापन एक दिन में करने के वो व्यवस्था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र करते हैं, जिनकी व्याख्या एक विशेष क्रम से आप करेंगे तो वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये विषय बनेगा आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति विश्व मानव को हो सकेगी। तो 25 सितंबर को धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पर मैं बाल्यकाल बाल संस्कार शाला के बच्चों के साथ प्रातःकाल वहाँ गायत्री महायज्ञ हम करेंगे और उसके बाद वहाँ बच्चों के द्वारा निबंध प्रतियोगिता ली जाएगी और वहाँ पर एक एकात्म मानववाद से वसुधैव कुटुंबकम की प्राप्ति यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। और मेरा व्याख्यान एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन पे मेरा व्याख्यान होगा। आप सब लोगों को आमंत्रण है। विश्व राजनीति का जन्म हो चुका है, उस राजनीति से आप लोगों को परिचय लेना है और उस परिचय को लेने के लिए आप सब लोगों को धानक्या स्टेशन आना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।